नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ गए हैं ओंकार चौधरी जी और वीरेंद्र नाथ भट्ट जी। आप सभी से अनुरोध है कि हमारी चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। सो ओंकार जी से आरंभ करता हूँ। ओंकार जी, ये 360 के चक्कर में अभी कितनी पार्टियां और टूटने वाली हैं? 400 पार भी तो किया जा सकता है। 360 पर ही नजर क्यों है? 360 से उद्देश्य तो पूरा हो जाता है, बाकी तो खैर खेल आगे भी चल सकता है। हाँ, मैंने तो 2 दिन पहले इस पर प्रोग्राम भी किए थे कि ऑपरेशन 360। तो वो एक्चुअल में क्या है कि ये तो मजाक की बात है कि 2024 में अगर मोदी जी को ना रोकते और बीजेपी को 272 से ऊपर सीटें लेने देते तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। पर मैं ये मान करके चलता हूं कि मोदी जी, अमित शाह जी सब शरीफ लोग हैं। वो ऐसा काम नहीं करते हैं कि दूसरी पार्टियों को तोड़ा फोड़ा जाए और उनको त्रिपुरा से ढूंढ करके किसी क्षेत्रीय पार्टी में उसका विलय कराया जाए, या एक नाथ शिंदे को उन्होंने कहा होगा कि भाई आप अपने यहाँ इनको ले लीजिए उद्धव ठाकरे की सेवा से। ऐसा मतलब मेरा मानना है कि ऐसा कम से कम वो नहीं करेंगे। लेकिन सोचने वाली बात उन लोगों के लिए है कि जो पार्टियां और जो दलों के प्रमुख अपने नेताओं को, अपने सांसदों को, अपने विधायकों को अपने साथ बनाए रखने में नाकाम हैं, वो किस तरह की लीडरशिप उनको दे रहे हैं, या ऐसे कौन से नीतियां, कौन से सिद्धांत हैं जिनसे उनका मोहभंग हुआ जा रहा है, या ऐसा क्या माहौल इन लोगों ने बना दिया है कि जो चुन करके आते हैं, इन्हीं की पार्टी के सिंबल पर चुन करके आ रहे हैं, वो वहां अपने को इनसिक्योर महसूस करने लगते हैं। क्यों इनका साथ छोड़ देते हैं? अगर टीएमसी की बात करें, अगर ममता बनर्जी की बात करें, तो 15 साल तक वो मुख्यमंत्री रह ली हैं। 98 में उन्होंने टीएमसी का गठन किया था, जनवरी 98 में किया था। सोनिया जी तो खैर मार्च 98 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, लेकिन सक्रिय पहले ही हो गई थी। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेताओं ने कांग्रेस से टूट करके अपनी अपनी पार्टियां खड़ी की हैं, और वो पार्टियां कांग्रेस की ही कीमत पर आगे बढ़ी हैं। ममता बनर्जी भी उनमें से एक थी। तो ये जो क्षेत्रीय पार्टियां बनी हैं कांग्रेस के गर्भ से निकल करके, इनकी कोई अपनी विचारधारा या अपने कोई नीतियां, अपने कोई सिद्धांत, अपनी कोई कार्यक्रम रहे हों, ऐसा भी समझ में नहीं आता है जब आप गहराई से इनकी मीमांसा करते हैं। तो ममता बनर्जी क्रूरता के मामले में और दमन के मामले में, अत्याचारों के मामले में होड़ ले रही थी वहां वामपंथियों से कि 2011 से पहले जो तमाशा आप कर रहे थे उससे ज्यादा तमाशा मैं करके दिखा सकती हूँ। वो उन्होंने वहां करके दिखाया। लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है, और एक कहावत भी है कि अति होती है और उसके बाद फिर बड़ा परिणाम देखने को मिलता है, लोगों का रिएक्शन देखने को मिलता है, क्रांति देखने को मिलती है। तो वहां जो विधायक टूटे हैं, 80 में से 64 अब तक टूट चुके हैं, और एमपी टूट करके आ गए हैं। 19 हैं, 20 हैं, 22 हैं। ये तो पता लगेगा कि जब अधिकृत तौर पर वो विलय कर जाएंगे, जब सारी औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी और स्पीकर अपना निर्णय सुना देंगे। स्पीकर भी दबा करके बैठे हुए हैं, उनका मामला भी, और अब उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों का मामला भी। तो जो गालियां वो निकाल रहे हैं,
जिसके लिए भी निकाल रहे हैं, चाहे ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी हो, डेरेक ओब्रायन और कल्याण बनर्जी हो, या उधर अपने संजय राउत हो, उद्धव ठाकरे के तोते साहब, तो वो थोड़ी थोड़ी गालियां अपने लिए भी निकालें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो अपनी पार्टी को, अपने सांसदों को, अपने एमएलएज को संभाल करके नहीं रख पा रहे हैं। और उद्धव ठाकरे के लिए तो ये दूसरा मौका है। जून 2022 में भी टूटी थी पार्टी, तब भी इनके 56 में से 40 एमएलए टूट गए थे एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में। अब फिर टूटी है, इस बार सांसद टूटे हैं, पहले भी 18 में से 13 सांसद टूट गए थे। तो उनको जरा ज्यादा आत्ममंथन करने की जरूरत है। एक और मेरी रीडिंग है, और ये कोई मतलब रहस्यात्मक नहीं है, सबको पता है। खास तौर से जो आपके वंशवादी ये क्षेत्रीय दल हैं या पार्टियां हैं, और जहां औलादों को आगे बढ़ाया जा रहा है और बाकी की अनदेखी की जा रही है, वो चाहे शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, या उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे को तरजीह दे रहे हों, या ममता बनर्जी अपने भतीजे को एक लीडर के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रही हो, वहां वहां ये असंतोष ज्यादा गहरा हुआ है। और कांग्रेस पार्टी पर भी ये लागू होता है, क्योंकि सोनिया गांधी को अपने सुपुत्र को अपने खानदान का चौथा प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए वो कांग्रेस का भी सत्यानाश करने पर लगी हुई है। जी भट्ट साहब, ये समाजवादी पार्टी वाले क्या कर रहे हैं? बड़ा हंगामा मचा हुआ है। ओम प्रकाश राजभर वर्सेस अखिलेश यादव, कौन सा आपके सनातन पांडे वगैरह वगैरह, क्या हो रहा है? देखिए, तो ये पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद और नरेंद्र मोदी की सबका साथ सबका विकास, ये जो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स है, पिछले के उसके 12 साल हो गए, योगी जी के 9 साल हो गए। उसके बाद से ये जो कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करने वाली जो पार्टीज हैं, इनका जो जो इनकी नींव है, बुनियाद है, वो हिल गई है। या जो फ्रेंच टर्म है राइजन दातरे, वो अब लागू हो गया है इनके ऊपर। अब हालत ये है कि अखिलेश यादव का पीडीए है, तो अब उसका नाम जो अब रखा है उनका राजभर ने, पीट देगा अहिर। पीडीए का नाम रखा है पीट देगा अहिर, और दूसरा नाम रखा गया है कि पहला दावा अहिर का, या उसके पहले कहा जाता था परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो समाजवादी पार्टी का जो जो ओवरऑल सॉफ्टवेयर था वो गड़बड़ा गया है। और मई 2026 के चुनाव के बाद जो हुआ है बंगाल में, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे होगा। और 2024 के लोकसभा चुनाव में जो इनकी 37 सीटें आ गई थी, वो वास्तव में बाढ़ का पानी था। और बाढ़ का पानी एक हफ्ते बाद उतर जाता है। और बाढ़ का पानी जो होता है, वो नदी का वास्तविक जल स्तर नहीं होता है। वास्तविक जल स्तर तो वो होता है जो होता है मार्च अप्रैल के महीने में। मानसून में तो बढ़ता ही है, फिर वो ठंडा हो जाता है। तो समाजवादी पार्टी को जो लग रहा था कि उनकी 37 सीटें लोकसभा में आ गई हैं, और यूपी में एक लोकसभा सीट में असेंबली सेगमेंट औसतन 5 हैं, तो 37 इंटू 5 मतलब दे वर वेरी क्लोज टू द स्ट्राइकिंग एज ए स्ट्राइकिंग डिस्टेंस फ्रॉम पावर। 204 चाहिए यूपी में सिंपल मेजोरिटी के लिए। और ये जो अभी जो घटना हुई है इस हफ्ते, जो ओम प्रकाश राजभर ने किया है कि समाजवादी पार्टी के 25 सांसद टूट रहे हैं, तो ये तो मैं कहूंगा कि ये तो एक माइंड गेम था कि बीजेपी ने भी एक ऑफेंसिव नैरेटिव लॉन्च किया अपने अपोनेंट के खिलाफ। और ओम प्रकाश राजभर तो बीजेपी का एलआई है, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, और उनका समर्थन किया केशव प्रसाद मौर्य ने, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। तो उसको थोड़ी क्रेडिबिलिटी मिल गई। और पुराना वीडियो यूज किया गया, राम गोपाल यादव को लिस्ट दे रहे हैं अमित शाह को, वो वास्तव में कोई स्लिप दे रहे थे, वो तो लगभग 2 साल पुराना वीडियो है, आज का नहीं है। लेकिन वो ऑफेंसिव जो है समाजवादी पार्टी को काफी हिला गया। और अखिलेश यादव भी ट्रैप में आ गए। उन्होंने सेम डे ओमकार राजभर का जवाब दे दिया लखनऊ में, और वहीं दिल्ली में जवाब दे दिया राम गोपाल यादव ने। तो बीजेपी ने जो जाल बिछाया था उसमें समाजवादी पार्टी ठीक से फंस गई, ये समस्या हो गई। और उनके 3 प्रवक्ता अलग बोल गए लखनऊ में, राजीव राय मऊ में गाली देने लगे,
अच्छा, राजीव राय गाली अंग्रेजी में भी देना जानते हैं, तो वो अंग्रेजी में भी गाली देने लगे। तो समाजवादी पार्टी बिल्कुल हिल गई इस हमले से। और आपको मालूम है कि राजनीति इट्स ए गेम ऑफ परसेप्शन एंड नैरेटिव्स। तो जो नैरेटिव वॉर बीजेपी हारी थी 2024 में, उसका थोड़ा हिसाब बराबर हो गया। और निश्चित तौर पर ये तो मैं कह सकता हूँ, समाजवादी पार्टी का कॉन्फिडेंस हिल गया है, उनके मनोबल पे इसका असर पड़ा है। आप जो निजी बातचीत में वो लोग कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के विधायकों से मेरी बात हुई कि 2027 में हम बीजेपी के खिलाफ किस मुद्दे पे जनता को हम जोश में लाएंगे। 9 साल तो हमने कुछ किया नहीं। 9 साल तो हम लोग व्हाट्सएप चैनल पे और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर पे खेलते रहे। लेकिन मोबिलाइजेशन कैसे करेंगे हम? ना तो किसान नाराज है, ना आम जनता नाराज है, बिजली से भी लोग संतुष्ट हैं, लॉ एंड ऑर्डर को भी लेके कोई लोगों में कोई शिकायत नहीं है। इतनी हीट वेव गुजर गई, कहीं पूरे यूपी में बिजली को लेकर के लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं हुई, वरना पीक समर में यूपी में आप तो जानते ही हैं, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होना, और हाईवे ब्लॉक होना, और सब स्टेशन पे हमला होना। हालाँकि लखनऊ के एक सब स्टेशन पे लोगों ने मारपीट की थी, लेकिन जो जो मेजर पार्ट हीट वेव का था, वो तो गुजर गया है, हार्डली अब 1 हफ्ता बाकी है। तो समाजवादी पार्टी के लिए एंटी बीजेपी बीजेपी से लड़ने के लिए अब नैरेटिव खोजना बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। 2024 में आपने कहा कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, और जो एक ब्रिटिश मैगज़ीन लैंसेट है हेल्थ की, उसने कहा था कि जिन लोगों ने कोविड की वैक्सीन लगाई है, उनको कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है। तब अखिलेश यादव बोल रहे थे कि हर हर व्यक्ति का कार्डियक वो जो ईसीजी फ्री कराए सरकार, 2024 में उनकी माँग थी ये। और उस समय पेपर लीक भी हुआ था यूपी गवर्नमेंट के जो होते हैं कॉम्पिटिटिव टेस्ट फॉर सरकारी नौकरियों के लिए। तो इनके पास बोलने को काफ़ी कुछ था। लेकिन 2027 के चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी अभी भी परेशान है क्या करेगी। और फिर जो हैदराबादी जो ओवैसी साहब हैं, वो तशरीफ ले आए हैं बहराइच में। वहाँ पे मटेरा विधानसभा सीट में करीब 40 टू 45% मुस्लिम वोट है। वहाँ उन्होंने बड़ी जनसभा की है। और और ये जो वहाँ पे सैयद सालार मसूद गाजी की जो दरगाह है, वो उसके ऊपर योगी सरकार ने पिछले वर्ष नेज़ा मेला नहीं होने दिया था। तो लोगों को बता दूँ, नेज़ा मेला का मतलब होता है काफ़िर के सीने में इस्लाम का भाला, नेज़ा माने हुँ, भाला। तो हुँ, वो संभल में भी नहीं हुआ, मुरादाबाद में भी नहीं हुआ, बाराबंकी में भी नहीं हुआ, कुछ जगह फैज़ाबाद में होता था, वहाँ भी नहीं हुआ, और बहराइच में भी नहीं हुआ। तो ओवैसी साहब भी जो है मुसीबत बने हुए हैं अखिलेश यादव की। बहन जी भी तैयारी कर रही हैं अच्छी ठीक-ठाक तरीके से चुनाव लड़ने की। तो उनके लोग अगर वो जितना बेहतर परफ़ॉर्म करेंगे उसी अनुपात में नुकसान होगा समाजवादी पार्टी का। फिर जो है कांग्रेस से जो है वो से सीट शेयरिंग की बातचीत भी इन्फॉर्मली शुरू हो गई है। दिल्ली में इंडिया अलायंस की जो बैठक हुई थी, और वहाँ राहुल गांधी ने जो प्रवचन दिया था सारे अपने एलाइज़ को, वो आपकी जानकारी में है ही। हम आज़ादी दिलाने वाली पार्टी हैं, हम जानते हैं संघर्ष क्या होता है, हम जानते हैं प्रतिरोध क्या होता है, हम जानते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। वो सब उन्होंने अखिलेश को सिखाया है। तो कुल मिलाकर के हिज हैंड्स आर फुल। अखिलेश यादव के सामने चुनौतियाँ बहुत भारी हैं। और इस बीच में जो है, जो यहाँ हो गया, और बीजेपी ने इस प्रेशर को बरकरार रखने का फैसला किया है समाजवादी पार्टी के ऊपर। और ये जो बात कही जा रही है कि समाजवादी पार्टी के एमपी टूटेंगे, ये एक माइंड गेम है, इसको ज़्यादा महत्व मैं नहीं देता। मुझे लगता नहीं कि इसको कोई महत्व देने की आवश्यकता भी है। अगर तोड़ने की क्या ज़रूरत है? वो तो अगर एक्सचेंज कर जाएँगे तो भी काम हो जाएगा लोकसभा में। और फिर पीएम मोदी बोल ही चुके हैं लोकसभा में, अखिलेश जी हमारे मित्र हैं, समय-समय पे हमारी मदद करते रहते हैं। और अखिलेश जी ने हाथ जोड़ा था, और मुस्कुरा करके, आपको पता ही है, ये तो अभी अप्रैल की बात है, बहुत पुरानी बात भी नहीं है। तो अखिलेश जी मित्र हैं वैसे भी, तो मित्रों की पार्टी तोड़ने की आवश्यकता है। लेकिन इसे एक बात मैं कहूँगा, बीजेपी के ऊपर पार्टी तोड़ने का जो कॉन्टेक्स्ट है, वो बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद पूरी तरीके से बदल गया है। अब ये जो है 2014 या 17 या 19 का मामला नहीं है। द कॉन्टेक्स्ट हैज़ चेंज्ड। और रीजनल पार्टीज़ जो हैं, वो पार्टियाँ नहीं, वो मोनार्कीज़ हैं, वो राजतंत्र हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी पिछले 12 साल से कह रहे हैं, परिवारवाद और डायनेस्टी के बारे में जो कह रहे हैं,
अब वो बात दिखाई पड़ने लगी है और बंगाल के चुनाव ने उसमें ट्रिगर किया है। तो सारी क्षेत्रीय पार्टियों के ऊपर एक एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस मंडरा रहा है। तो समाजवादी पार्टी उसमें अपवाद नहीं है। जी। जी, तो ओंकार जी, ये जो बात कही और ये आपने भी जो कहा, ये सब जो हुआ, आपका इको आ रहा है इधर भट्ट साहब, थोड़ा-सा उसको वो कर लें, क्या बोलते हैं, म्यूट। जो कुछ भी हुआ, वो आरंभ तो पश्चिम बंगाल के चुनाव से होता है। क्योंकि ना पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता दीदी की इतनी बुरी हार हुई होती और ना इस प्रकार की स्थिति आती जिसमें लोग जो है वो ममता दीदी को छोड़ के जाते, पूरी की पूरी पब्लिक जो है वो ममता दीदी के खिलाफ होती, ये पर्दाफाश होता कि ममता दीदी जो थी एक आतंकी सरकार चला रही थी और पब्लिक जो है वो सरकार से इतनी त्रस्त थी कि अपनी जान माल की परवाह किए बिना उसने बीजेपी को जिता दिया। और ये भी स्पष्ट हो गया कि यदि वो डर का माहौल नहीं होता तो संभवतः 10 सीट भी ममता दीदी को नहीं आती। तो आरंभ तो बंगाल के टीएमसी विधायकों ने किया है, बाकी तो वो बहती धारा में अपने हाथ धो रहे हैं, बहती गंगा में। संजय जी, 208 सीटों का प्रचंड बहुमत और ममता बनर्जी जो 215 सीटें जीती थी 2021 में, उसका 80 सीटों पर आ जाना और बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी टीएमसी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, 28 सीटें जीत ली थी उसने। तो ऐसा क्या हुआ है? 29 जीती थी, एक खाली है इस समय। हाँ, एक खाली है, यस। तो ऐसा क्या हुआ है कि चुनाव हारते ही भगदड़ मच गई पार्टी के भीतर? तो इसके 2-3 जवाब हो सकते हैं। पहली बात ये है, जो एमपी टूटे हैं, अगर पहले उन पे बात कर लें, ऐसे इनमें बहुत सारे एमपी हैं जिनके संसदीय क्षेत्र की लगभग सारी विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है, विधानसभा सीटें जीत ली है। तो सांसदों को चिंता हो गई है 2029 को लेकर के। उनको लग रहा है कि सब कुछ तो गया, सब कुछ तो लुट गया, जमीन तो खिसक चुकी है, हवा बदल चुकी है। और ये भी पता है कि शुवेंदु अधिकारी, जिनके ममता बनर्जी से रिश्ते बहुत ही तल्ख हो चुके हैं, एक दौर था जब, बल्कि लंबा दौर था जब वो ममता बनर्जी के साथ रहे, लेकिन किन स्थितियों परिस्थितियों में अलग हुए वो अब पब्लिक डोमेन में है, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं। और सबसे बड़ा कारण तब भी अभिषेक बनर्जी ही थे। जिस तरह अभिषेक बनर्जी को 2012-13 के बाद से ही महत्व दिया जाने लगा, सो कॉल्ड राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। अब ये भी अपने आप में हास्यास्पद है कि जो क्षेत्रीय दल हैं, जिनकी सरहदें उनके राज्यों के बाहर जाती ही नहीं है, असर कहीं है ही नहीं, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने को कहते हैं और राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त करते हैं। कार्यकारिणी की बैठक बुला, चलो कार्यकारिणी की बैठक तो क्षेत्रीय दलों को भी अपनी गठित करके बुला लेने का हक है, लेकिन अपने आप को राष्ट्रीय घोषित करना, सिर्फ कुछ राज्यों में जाकर के आप चुनाव लड़ लें, उससे ही ये अपने आप में जो है हास्यास्पद बात है। आपके पल्ले में कुछ है नहीं, उन राज्यों में आपको कुछ मिलता मिलाता है नहीं, राष्ट्रीय दल का आपका रुतबा है नहीं है, मान्यता है नहीं है। लेकिन बात ये है कि बात हो रही थी कि एमएलए और एमपी क्यों छोड़ करके भाग रहे हैं। तो एमपी का तो सीधा सा फलसफा है कि अगर उनके संसदीय क्षेत्र की विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं
और बड़े मार्जिन से जीती है, छोटा-मोटा मार्जिन नहीं है। तो उनका असुरक्षित होना समझ में आता है। नंबर 2, आप चुनाव हुए हैं, बहुत बुरी तरह हारे हैं, अपनी सीट यहां फिर से हार गई शुभेंदु अधिकारी के सामने, और आपकी अकड़ ढीली होने का नाम नहीं ले रही है। इनर डेमोक्रेसी पंख आप कुतरने पर आमादा हैं। इतनी बुरी हार के बाद भी आप पहली ही जो मीटिंग बुलाई है एमएलएज की, उसमें तालियां बजवा करके और अभिषेक बनर्जी की लीडरशिप को मान्यता दिलाना चाहती हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, इनकी प्रशस्ति करी है। वहां से बीज बोए गए और कई एमएलए ने वहां खड़े होकर के कह भी दिया। कुछ-कुछ मीडिया हाउस ने इसको पकड़ा है, कुछ नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी हमारे नेता नहीं हैं, हमारी नेता आप हैं। वहाँ कुछ हॉट टॉक्स भी हुई थी। तो एमएलएज़ और जिस तरीके से इन्होंने जल्दबाजी में, नासमझी में ऋतव्रत बनर्जी को और संदीपन साहा को सीधे निष्कासित कर दिया, उसने और भी रहे-सहे बीज बो दिए। देखिए, असंतोष तो अभिषेक के खिलाफ था ही। उसकी लीडरशिप को लोग ढो रहे थे, बल्कि मैं कहूँगा कि उसकी बदतमीजी को लोग बर्दाश्त कर रहे थे, क्योंकि ये सत्ता में थे। जब सत्ता में ही है और शुभेंदु अधिकारी जैसा एक नेता आकर के कुर्सी पर बैठ गया है और डे 1 से उसने सीधा चाबुक चलाना शुरू कर दिया है, तो उसके बाद कैसा भय और कैसी प्रीत? भय से ही प्रीत बनी हुई थी। भय निकल गया तो फिर काहे की प्रीत और काहे की लीडर? तो वहां पर एक्चुअल में जो इन्होंने पब्लिक पर एक दहशत का वातावरण बनाया हुआ था और उनको वोट ना डालने देना, फेक वोटर्स, मरे हुए के भी वोट डलवा देना, 10-11 बजे तक तो किसी को, जो जेन्युइन वोटर थे या जो सनातनी या बीजेपी के वोटर हो सकते थे, उनको घरों से ही बाहर नहीं निकलने देते थे। तो वो सारी चीजें, वो एक-एक करके सारा भय और इनके सारे खेला इस बार बीजेपी के कड़े रुख से भी और चुनाव आयोग के कड़े रुख से भी और एसआईआर हो जाने की वजह से वो सब जाता रहा। और बाद में भी इन्होंने तमाशा करने की कोशिश की जब वोटों की गिनती हो रही थी और 19,000 की लीड लेकर के जब ये नीचे आनी शुरू हुई, तो वहां भी जाकर के तमाशा करना शुरू किया। बीजेपी के जो वहां एजेंट थे, उनको सुअर का बच्चा बोल दिया इन्होंने, और बदले में उन्होंने भी इनको सीधे-सीधे गालियां सुनाई हैं। वो सब सीसीटीवी फुटेज चुनाव आयोग के पास है। जिस दिन जरूरत पड़ेगी वो कोर्ट को दे देंगे। ये जो कह रही है ना, मेरी पेट पे लात मारा, मेरी कमर में लात मारा, मुझे धकिया करके सीआरपीएफ के अधिकारियों ने वहां से धक्के मार करके निकाल दिया, इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता है। वो तो जिस दिन कोर्ट मांगेगा उस दिन चुनाव आयोग उनको वो सीसीटीवी फुटेज और वहां की पूरी मिनट्स जो है वो दे देगा उनको। इनका वो झूठ भी निकल करके देश के सामने आ जाएगा। तो ये एक्चुअल में जो मैंने उस संदर्भ में कहा था महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे के संदर्भ में कि भाई दूसरी बार आपकी पार्टी टूट गई, फिर आपकी लीडरशिप क्या है? और फिर भी आप इस जिद पर अड़े हुए हैं कि आदित्य ठाकरे ही आपके नेता होंगे, उन्हीं के मार्गदर्शन में आपको बढ़ना है। तो आप अगर सबक लेने को तैयार नहीं हैं, ये सारी चीजों पर अप्लाई होता है। शरद पवार पर भी, जिनके भतीजे ने विद्रोह किया क्योंकि उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे, अपनी बेटी को प्रमोट कर रहे थे। ये आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे पर भी लागू होता है, ममता बनर्जी पर भी और सोनिया गांधी पर भी। जी। तो ये जो पश्चिम बंगाल से जो भी सबक लिया गया, मुझे लगता है
कि सबसे बड़ा एक सबक जो है वो कुछ मुस्लिम उलामा ने ले लिया। भट्ट साहब, सज्जाद जी। नोमानी जी के वक्तव्य जो आए हैं वो क्या कहते हैं? वो पश्चिम बंगाल की प्रतिक्रिया है? देखिए संयोग है या सज्जाद प्रयोग है? नोमानी तो वो हैं सज्जाद नोमानी ने तो इतना ज़बरदस्त इस्तकबाल किया था अगस्त 2021 में जब तालिबान की हुकूमत दोबारा कायम हुई थी काबुल में। और जी हाँ, जी और हाँ। और वो जो उनका वीडियो है उससे लग रहा था कि जैसे पूरे दुनिया में जो है निज़ाम मुस्तफ़ा कायम हो गया हो और क़यामत ही आ गई हो और सारे मोमिनों पे फूल बरस रहे हैं और काफ़िरों पे अंगारे बरस रहे हैं। तो ये तो इस तरह की जो है एक्सट्रीमिस्ट लैंग्वेज बोलने का आदी है ये मौलाना। दूसरा फ़र्क ये है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 1.5 साल से 2 साल से जो अवैध दरगाहें, मज़ारे, मदरसे, मस्जिद तोड़ने का जो अभियान चल रहा है और जिस तरीके से अभी काशी वाराणसी रेलवे स्टेशन के बाहर एक मस्जिद तोड़ने का नोटिस दिया हुआ है। संभल में कई मस्जिदें तोड़ी गई हैं, गाज़ियाबाद में हुआ है और भी जगह हुआ है यूपी में और अरे वो लखनऊ के मेडिकल चारबाग वाली कॉलेज मज़ार का क्या हुआ? वो आपके खम्मन पीर साहब वाली? हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पे वहाँ पे तो जुमेरात को यानी थर्सडे को बहुत बड़ा मेला आज भी होता है। हर हर हफ्ते होता है। और आपको अगर याद करिए अपने स्टूडेंट डेज़ की अर्ली 70s की, तब लखनऊ में एक बरसाती डाकू होता था। वो भी वहाँ पे हर हर थर्सडे को ज़ियारत करने आता था। बड़ा मशहूर था उसके बारे में। और इमरजेंसी में उसको पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया था। तो अखिलेश यादव ने इसके ऊपर जो है बिल्कुल खामोशी ओढ़ रखी है और अभी इसी महीने संभल के गाँव में एक मस्जिद गिराई गई है, तो उसको लेकर के ज़ियाउर रहमान बर्क जो साहब वहाँ के सांसद हैं, उनका बड़ा तीखा बयान आया है। लेकिन अखिलेश यादव चुप हैं और लास्ट ईयर जो लखनऊ के एक मौलाना हैं यहाँ ऐशगाह की का जो ईदगाह है, मौलाना खालिद रशीद, उन्होंने मुख्यमंत्री से समय माँगा, मिलने गए और कहा साहब थोड़ी दया बरती जाए हुज़ूर हम आपसे रहम की भीख माँगने आए हैं। तो योगी जी ने कहा कि लॉ में तो कोई रहम होता नहीं है। लॉ विल टेक्स इट्स ओन कोर्स। अगर आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट हैं अपनी ओनरशिप प्रूव करने के लिए, तो जाके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात कीजिए। वो लीगली जो कानून सम्मत कार्रवाई वो करेंगे। तो अखिलेश यादव से लोगों को ये उम्मीद थी कि वो जो है इसमें खुल के मोर्चा लेंगे और प्रोटेस्ट डेमोंस्ट्रेशन करेंगे, अपनी गिरफ्तारी देंगे। उन्होंने कुछ किया नहीं और योगी जी ने कहा ही था असेंबली में कि वो जो बरेली का मौलाना तौकीर रज़ा था, वो ये भूल गया कि यूपी में किसकी सरकार है, लिहाज़ा वो 10 महीने से जेल में है। उसने जो कैंपेन चलाई थी आई लव मोहम्मद, याद होगा आपको लास्ट ईयर सितंबर में। हुँ, वो हुँ, वो आई लव मोहम्मद कानपुर और इलाहाबाद और बम्बई तक पहुँच गई थी। लेकिन जब हुँ। मौलाना की सेवा हो गई बरेली में, तो बम्बई में भी शांत हो गई और पूरे यूपी में भी शांत हो गई। तो य और समस्या केवल ये आ रही है कि वो हैं कोई भी कहाँ वो हमारे बरेली वाले तौकीर रज़ा साहब? वो जेल में है, बरेली में है या शायद उनको पहले तो फतेहगढ़ भेज दिया गया, अब शायद आगरा जेल में है, लेकिन बरेली में तो नहीं है। तो जो भी वो सरकार की कार्रवाई हो आराम रही है, आराम वो कानून आराम फरमा रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। तो सर वो कानून सम्मत हो रही है और सबको नोटिस दिया जाता है। नोटिस का उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है और जब वो नोटिस का जवाब नहीं आता है या जब वो ओनरशिप के टाइटल ओनरशिप के कोई भी वो प्रमाण नहीं दे पाते हैं, तो उसके बाद ही कार्रवाई होती है। मेरठ हापुड़ रोड पे एक एक टाउन है खरखौदा, खरखौदा का थाना है। अब वो थाने के बगल में मस्जिद बनी हुई है। अब उनको पुलिस ने नोटिस दिया है कि ये थाने की ज़मीन पे है, आप इसे खाली करिए। अब वो सीधे बोलते हैं ये तो 2000 साल पहले की पुरानी है। तो एक ने कहा भई 2000 साल ऐसे पहले ना तो इस्लाम ही नहीं था। खम्मन शाह तो पीर की जो है मज़ार वो भी 900 साल पुरानी है। हाँ, बताइए और 900 साल पहले तो जो है ये अवध के नवाबों का कोई था नहीं। आज एक डेवलपमेंट ये हुआ है कि जो सैयद वो जो सालार मसूद जंग गाजी की जो मज़ार है बहराइच में, वहाँ हाँ पे जी। जो जिले के इंचार्ज मिनिस्टर हैं दिनेश प्रताप सिंह, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आदेश दिया है कि ज़रा आप जो है इसकी ऑडिट कराएँ, इसके हिसाब-किताब क्या है और एक मंत्री ने माँग ये कर दी है अनिल राजभर ने कि इसका एएसआई सर्वे कराया जाए। और
तो ये चीज शुरू होने जा रही है। तो समाजवादी पार्टी कहीं अकल अकल अकलियतों की का जो बहबूदी के लिए कहीं पर भी संघर्ष करती दिखाई नहीं पड़ रही है। जो कौमी हित जहाँ पर है, एकदम शांत हैं। इस द और ये शांति उनको ओढ़नी पड़ी है पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद। और ये चर्चा आपके यहाँ हो ही चुकी है कि अब मुस्लिम वोट बैंक नाम का जो एक मिथक था, वो ध्वस्त हो गया है। अब वोट बैंक के बजाय अब वीटो बैंक आ गया है भारत की राजनीति में। तो ये वीटो बैंक से हालाँकि आज अब वो जो है और बीच-बीच में मीडिया के लोगों की समझ को मैं क्या कहूँ, वो कहते हैं सॉफ्ट हिंदुत्व। हमने कहा यार हनुमान चालीसा पढ़ना क्या सॉफ्ट हिंदुत्व हो गया? ये बड़े मंगल पे भंडारा आपने कर दिया वो सॉफ्ट हिंदुत्व हो गया? अरे खुल के बताओ अयोध्या कब जा रहे हो? अब आपने केदारनाथ मंदिर का रेप्लिका का मंदिर बनवा दिया इटावा में। आज आपने जो है एक होर्डिंग लगवा दी अपने पार्टी के ऑफिस के सामने, हनुमान जी फ्लाई कर रहे हैं और वो आपको लेके उड़ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? वो 2027 में यूपी विधानसभा में आपको बिठाने के लिए जा रहे हैं एज़ चीफ मिनिस्टर। ये सब हुआ यार लखनऊ में। अब हनुमान जी जो है जाके उनको शपथ दिलाएँगे, फिर फिर उनको गोद में लेके जाएँगे और विधानसभा में जो या लोक भवन में जो 5th फ्लोर पे मुख्यमंत्री कार्यालय में जाके उनको बिठाएँगे कुर्सी पे। तो अब इश्यू का इनके पास कुछ बचा नहीं है सर और उसके अलावा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी डिविसिव है, एंटी मुस्लिम है, प्रो अपर कास्ट है, ये सारे पाखंड समय के साथ स्वयं ही धुल गए। अगर अगर भारत की एक कल्चरल सिविलाइजेशनल एक नेशनलिस्टिक जो आइडेंटिटी है उसको उसको असर्ट करना हिंदुत्व अगर अगर डिविसिव है और अगर घृणा फैलाता है तो फिर प्यार कहाँ प्यार कहाँ होगा भाई? मैंने 70s में इंदिरा गांधी को बेगम हज़रत महल पार्क की रैली में भारत माता की जय का नारा लगवाते लोगों को मैंने देखा है, सुना है। मैं स्वयं उसका उसका गवाह हूँ। आपने भी अवश्य कभी ज़रूर देखा होगा। क्या कांग्रेस में आज कोई नेता भारत माता की जय नारा लगाने का साहस कर सकता है? आज राष्ट्रवाद के प्रति आजकल तो ये जय हिंद भी नहीं बोलते। जी राष्ट्रवाद के प्रति कांग्रेस का वही दृष्टिकोण है जो कम्युनिस्ट पार्टियों का है। थोड़ा सा सुधार करिए भट्ट साहब। ये कांग्रेस नहीं है, ये सोनिया राहुल कांग्रेस है। हाँ, ये भी सही बात आपकी है। तो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी आज एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, एक ही पायदान पे हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है और दोनों के लिए राष्ट्रवाद एक घृणित शब्द है। इट्स नॉट समथिंग टू बी एडोर्ड एंड एडमायर्ड। इट हैज टू बी हेटेड। तो साहब अब बात आ गई जब कांग्रेस की, तो अब हमारे झारखंड में चुनाव चल रहे थे और राहुल गांधी कोटा में लेक्चर दे रहे थे जेन ज़ी को और उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई जब झारखंड में चुनाव हार गए। वैसे इस राज्यसभा साइकिल में इनके जितनी सीटें आनी थी इन्होंने 7 कैंडिडेट खड़े किए थे, 5 ही जीते और जितने जीतने थे एनडीए के उससे 2 ज़्यादा जीत गए। तो वो पहले ही 152 तक तो वैसे ही पहुँच गए हैं खाली प्योर। बाकी और दूसरे लोग जो हैं वो उनके साथ में शामिल होंगे तो उन्हें राज्यसभा तो 2/3 मेजॉरिटी पहले ही हो गई। तो ये जो कांग्रेस की जो प्रवृत्ति है कि वो हर ऐसे चुनाव में हार जाती है, खास तौर से राज्यसभा में, ये क्या है? देखिए मीनाक्षी झारखंड नटराजन में को भी देख लीजिए, मीनाक्षी नटराजन का भी ऐसे ही हुआ। मीनाक्षी नटराजन का तो थोड़ा-सा इन्होंने दिल पर लिया होगा, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि वहाँ से दिग्विजय सिंह के बजाय मीनाक्षी नटराजन जाएँ। ये आजकल दिग्विजय सिंह से भी मुक्ति पाना चाहते हैं ना, तो वो एक्सपोज़ हो चुके हैं, समझ में आ गया है इनकी। लेकिन शायद दिग्विजय से ज़्यादा खतरनाक एक और व्यक्ति भेज दिया इन्होंने सदन में, पवन खेड़ा के रूप में। पर चलिए नटराजन का ये है कि शायद ओवर कॉन्फिडेंस ले बैठा है इनको और झारखंड में इनके जो सहयोगी हैं यानी जिनकी सरकार है, हेमंत सोरेन, शायद उस पर भरोसा करके बैठ गए कि वो रखवाली कर लेंगे
और हमारे कैंडिडेट को जितवा करके भिजवा देंगे। अब ये अहमद पटेल तो थे नहीं झारखंड में जो लड़ रहे थे कि अहमद पटेल के लिए आप एक चार्टर प्लेन करें और विधायकों को उठा करके बेंगलुरु भेज दें डीके शिव कुमार की के रिसोर्ट्स में, वहां पर उनकी वो निगरानी कर लेंगे, बचाव हो जाएगा और अल्टीमेटली अहमद पटेल को जितवा करके मंगा लेंगे। अब फिर आप लोग या दर्शक कहेंगे कि साहब ये सब नटराजन वाला भी और ये झारखंड वाले का भी चाणक्य नीति के तहत ये लोग शिकार हो गए और वहां भारतीय जनता पार्टी, देखिए चाणक्य जी का कोई रोल नहीं होता है। ये जो मूल पार्टियां हैं जिनके कैंडिडेट हैं, ये अगर खुद ही सीरियस नहीं है अपने कैंडिडेट को जिताने के प्रति, तो फिर तो भाई वो भजन कीर्तन के लिए तो बैठे नहीं हैं, वो भी राजनीति कर रहे हैं। और वो चाहते हैं कि जो दुर्घटना महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन विधेयक के साथ लोकसभा में घटी है, वैसी स्थितियां परिस्थितियां राज्यसभा में ना आने पाए। इसलिए आप देख रहे होंगे कि राज्यसभा में सुदृढ़ से सुदृढ़ व्यवस्था ये लोग करने में लगातार लगे हुए हैं, सतत प्रयास जारी हैं। 7 एमपी जब केजरीवाल जी के इनके पाले में आना चाहते थे तो उनको मना नहीं किया। चाय वाय पिलवाई, नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बाकायदा डब्बा खोल करके मिठाई अपने हाथ से खिलाई उन सांसदों को। तो ये एक संदेश और संकेत होता है कि भाई आप लोग निश्चिंत रहिए, अब आपके हितों की रक्षा सुरक्षा हमारे जिम्मे है। अब कांग्रेस पार्टी को लगता है कि संख्या बढ़ाने से भी क्या होगा, हो हल्ला करेंगे। जितनी भी कम संख्या में अब ये रह गए हैं राज्यसभा में भी, अब तो मेरे विचार से 25 के आसपास बचे हैं, 25 या 28 के आसपास इनकी संख्या बची है। और बाकी लोकसभा में तो इनकी स्ट्रेंथ अभी है, लेकिन वहां भी जो विपक्षी दल हैं इनके साथ, इंडिया गठबंधन के सहयोगी, उनमें भी अब टूट फूट होनी शुरू हो गई है। तो स्ट्रेंथ तो वहां भी घटी है, लेकिन हल्ला गुल्ला करके सदन को बाधित करने की क्षमता तो अभी भी इनके पास है। और जहां तक राहुल गांधी का प्रश्न है, तो राहुल गांधी देखिए संजय जी बहुत बड़े नेता हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। तो उनसे आप ये अपेक्षा करें कि साहब मध्य प्रदेश में वो व्यवस्था करेंगे या फिर जाकर के झारखंड के कैंडिडेट की चिंता करेंगे, तो ये संभव नहीं है। जी भट्ट साहब, आप इसमें आप कुछ कहना चाहें? अगर कॉस्मिक लॉज समझते हैं जी, ये संजय जी वापस आ गए हैं, क्या कह रहे थे आप? जी 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 हाँ, तो बात चल रही थी कांग्रेस के बारे में कि साहब की कांग्रेस के क्या हाल चाल है। अब ये बताएं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के आपस की क्या चल रही है यूपी में? सर देखिए, ये जो अभी इंडिया अलायंस की बैठक हुई है दिल्ली में, उसके बाद जो इमरान मसूद का बयान आया है, जो सहारनपुर का एमपी है, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी में बहुत नाराजगी है। और जो वो कह रहा है कि राहुल गांधी को अब आप नेता अपना मान लें, राहुल गांधी इंडिस्पेंसिबल हैं, राहुल गांधी अपरिहार्य हैं। ये बात समाजवादी पार्टी के लोगों को पच नहीं रही है। और इसके ऊपर शायद आपने ध्यान देखा हो तो कई लोगों का बयान आया है कि इमरान मसूद इज ए वेरी स्मॉल फ्राई। वो होते कौन है कांग्रेस के बिहाफ पर बयान देने वाले? कांग्रेस हम केवल सुनेंगे कि खड़गे साहब क्या कह रहे हैं और राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। तो और ये तय है कि मुस्लिम बहुल सीटों पर कांग्रेस अपना दावा ठोकेगी, दावा करेगी कि उसको सीटें मिलें। 2017 में ऑफिशियली तो सीटें मिली थी 105 या 108, लेकिन लगभग फ्रेंडली कॉन्टेस्ट मिला करके वो संख्या 130 के ऊपर हो गई थी। इस बार भी यही होगा। और तमाम परमुटेशन कॉम्बिनेशन चल रहे हैं। ओवैसी को भी लाने की बात हो रही है, कांग्रेस को और समाजवादी कांग्रेस तीनों को लाने की बात हो रही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी किसी के साथ कहीं नहीं जाने वाली। उसको लेकर के जो भी कोई खबर आपको कहीं मिले
कि बहुजन समाज पार्टी इससे अलायंस करने जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी विल कंटेस्ट इलेक्शन इन ऑलमोस्ट ऑल सीट्स ऑन आवर ओन। और जो बिजनौर का जो सांसद है चंद्रशेखर रावण, वो आजकल लखनऊ के सरकारी गेस्ट हाउस में बैठ करके टिकटॉक का बंटवारा कर रहा है, सबके इंटरव्यू कर रहा है वो चंद्रशेखर जो है। और वो भी जो है, और बाकी यहाँ पे ये स्टिंग ऑपरेशन किया है कुछ अखबारों ने। जो अनुप्रिया पटेल है, बहुजन समाज पार्टी है और ओम प्रकाश राजभर है, वो सब टिकट बेच रहे हैं 5 करोड़ से 8 करोड़। बहन जी का ये आया है कि वो उनसे मिलने की फीस 5 लाख रुपए है। तो आज बहन मिलने जी का की बहुत एंग्री कॉन्ट्रडिक्शन आया है। मिलने की फीस 5 लाख रुपए है। और ये जो जो उनका प्रदेश का अध्यक्ष है, पाल, वही कह रहा है कैमरे पे स्टिंग ऑपरेशन में। तो बहन जी ने कहा कि मनुवादी ताकतें सक्रिय हो गई हमारे खिलाफ, जैसी हमारी पार्टी मजबूत होने लगी तो सारे मनुवादी हमारे खिलाफ सक्रिय हो गए। तो ये सब चल रहा है यूपी में। और देर सवेर ये सब लेकिन समाजवादी ये अच्छा जो पी- राम मंदिर का ये जो आपके दान पात्र वाला जो घोटाला सामने आया है, इसका क्या इम्पैक्ट है? सर, मैं तो केवल एक बात जानता हूँ कि एक दिल्ली के सीनियर जर्नलिस्ट हैं विनीत नारायण, जनसत्ता में रहे हैं। हाँ जी, और हाँ जी। लेट 90s में जो हवाला कांड हुआ था उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एसआईएल ये पीआईएल फाइल की थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन भी आया था और आडवाणी जी ने इलेक्शन नहीं लड़ा था। तो विनीत नारायण बिजनौर के हैं और चंपत राय बंसल भी बिजनौर के हैं। तो विनीत नारायण ने चंपत राय बंसल के खिलाफ फेसबुक पे एक पोस्ट लिखी थी। तो उसके बाद चंपत राय जी ने विनीत नारायण के खिलाफ एफआईआर करवा दी अपराधी धाराओं में। और उसके बाद आज लगभग 3 या 4 साल हो गए, उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और विनीत नारायण जी ने कहा था कि कैसे बिजनौर के डिग्री कॉलेज में जमीन में तमाम चीजों में ये चंपत राय जी ने क्या-क्या गड़बड़ की थी। ये उस एफआईआर में आरोप, ये उनके फेसबुक पोस्ट में ये बताया गया था। और बाकी ज़बी-ज़बान से तो बहुत दिन से बहुत कुछ कहा जा रहा है, अयोध्या में जो-जो हो रहा है। और एंड लेट अस वेट फॉर द एसआईटी। लेकिन इससे बीजेपी की बदनामी बहुत हो रही है और लोगों में बहुत निराशा है। पीपल आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड। और यूपी में वो काशी का मंदिर हो, मथुरा का मंदिर हो, वृंदावन का मंदिर हो, हरिद्वार हो, हर जगह मंदिरों, मथुरा में तो मेरे ख्याल से लगभग सारे प्रमुख मंदिरों में कोर्ट का रिसीवर बैठा हुआ है। हर जगह जो है झगड़ा है मैनेजमेंट कमेटी में। तो ये जो हुआ है अयोध्या में, इट्स वेरी डिसगस्टिंग, वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। और लोग इसको बीजेपी और संघ की जो अंदरूनी खींचतान से भी जोड़ के देख रहे हैं कि ये इसमें जो कैसे? है अब सब ये, अब जैसे चंपत राय जी को कहा जाता है ये बड़े करीबी है भैया जी जोशी के। हम्म, और ये आपको हम्म, मालूम होगा जो जो मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला हुआ था, उसमें सुरेश सोनी जी का नाम आया था, जो हम्म, संघ के टॉप नेताओं में थे। और फिर मोहन भागवत जी ने कहा अब सोनी जी लंबे अवकाश पे जा रहे हैं, तो वो आज तक अवकाश से लौट के नहीं आए। उन्होंने छत्तीसगढ़ में कोई आश्रम बनवा लिया है, वहाँ रहते हैं वो। अब वो आश्रम में कौन-सी साधना कर रहे हैं ये मैं नहीं जानता। लेकिन ये जो घटना हुई है खैर, आज मुख्यमंत्री जी के आज अयोध्या में थे, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा कि ध्यान रखिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेट द एसआईटी इन्वेस्टिगेट एंड और इसकी रिपोर्ट को आने दीजिए। तो अब और ये भी ज़्यादा बताया समय नहीं गया है। कि आज एक उन्होंने मीटिंग ली ट्रस्ट के अधिकारियों की, और उसमें उन्होंने चंपत राय जी को कहा कि आप दूर रहेंगे, आप इस मीटिंग में नहीं आएंगे। नहीं, नहीं, वो तो उनको कल ही कन्वे कर दिया गया था कि आप जो है मुख्यमंत्री की अगवानी में शामिल नहीं होंगे। और हम्म, आपका प्रतिनिधि कौन आएगा, उसका नाम आप एसडीएम जो है, जो सिटी मजिस्ट्रेट है, उसके हम्म, सीयूजी मोबाइल पे कन्वे कर दीजिए कि आपका प्रतिनिधि कौन होगा। लेकिन आप मुख्यमंत्री की अगवानी में आप ना रहें, तो ये उनको कहा गया। तो आज वो दिखाई नहीं पड़े हैं अभी तक, हम्म, चंपत राय जी। और डॉक्टर अनिल मिश्रा भी इसमें जो है एक ट्रस्टी हैं, जो जो सारा चढ़ावा देखते थे। और ये सब जो नाम आ रहा है कि वो ड्राइवर है, वो खानसामा है, और उसका जो है उसका बड़ा मकान बन गया। ये सब चीजें हैं, लेकिन ये एसआईटी की रिपोर्ट के आने के बाद ही
ये कुछ चीजें और स्पष्ट होंगी। और आज से 3 साल पहले इंडियन एक्सप्रेस के सीनियर जर्नलिस्ट थे श्यामलाल यादव ने लंबी स्टोरीज की थी कि अयोध्या में लैंड की परचेज में क्या क्या गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है। उसका भी कोई जवाब कभी नहीं आया, सब मामला दब गया था। वो फिर कल गया हुआ है अयोध्या, आज उसकी स्टोरी आई है। लेकिन ये समाजवादी पार्टी में मुझे दम नहीं दिखता कि वो इसको कोई ये चुनाव का मुद्दा बना सकती। तो चुनाव का मुद्दा तो देखिए अब चंपत राय कोई योगी आदित्यनाथ से तो आइडेंटिफाइड है नहीं, तो इसलिए उसको चुनाव का मुद्दा तो वो क्या बनाएंगे। ओंकार जी, अब आगे के क्या एजेंडा आपको दिख रहे हैं? मानसून सेशन में ही विमेंस रिजर्वेशन बिल और डिलिमिटेशन बिल आ जाएगा क्या? मुझे नहीं लगता कि इस सेशन में लेकर के आएंगे ये लोग। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद बजट सेशन में 2027 में आ सकता है। अभी इतनी जल्दबाजी नहीं करेंगे। और बाकी कुछ कहा भी नहीं जा सकता। सरप्राइज एलिमेंट तो हमेशा रहता है उनके पास। उन्होंने क्या प्रबंधन किया है, क्या व्यवस्था की है, इस बीच किन किन से बात की है। लेकिन एक बात मैं जानता हूं, जब ये बिल गिरा था तो अमित शाह का भी बयान आया था और नरेंद्र मोदी का भी आया था, और दोनों ने कहा था कि 2029 के चुनाव में ही हम लोग ये संकल्पबद्ध हैं कि महिलाओं को उनका अधिकार और इंसाफ मिल जाए। तो ये जो संकल्प है उनका, ये हवा में तो नहीं था। उनके दिमाग में शायद पहले से था कि ये बिल कांग्रेस गिरवाएगी, और उसका देखिए पश्चिम बंगाल के चुनाव में इनको फायदा भी मिला। जब ये बिल गिरा उसके बाद से लेकर के और मतदान तक महिलाओं को वो याद दिलाते रहे, अमित शाह भी और नरेंद्र मोदी भी, कि कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को आरक्षण की सुविधा नहीं देने दी, तो महिला विरोधी है। और इनके साथ कौन कौन और नक्की थे, जिनमें टीएमसी भी थी, ममता बनर्जी भी थी, समाजवादी पार्टी भी थी, आरजेडी भी थे, जितने विपक्षी दल हैं ये सब इनके साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। तो भाई वो राजनीति कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो जानते हैं कि कब क्या स्टेप लेना है। जब वो बिल्कुल एकदम ये मानेंगे इस बार कि अब आसानी से इसको पास करा ले जाएंगे, और उनको समय का भी ध्यान रखना है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में कितना समय शेष रहे कि परिसीमन की भी प्रक्रिया पूरी हो जाए। जो सुनवाई होती है अलग अलग समुदायों की भी और संस्थाओं की भी, और बाकी का ये भी हो जाए। तो मुझे लगता है कि अभी अगर नहीं लेकर के आते हैं तो मानसून सत्र में नहीं तो विंटर सेशन में, और विंटर सेशन में नहीं तो फिर बजट सेशन में इसको लेकर के तो आएंगे 100%, मुझे ऐसा लगता है। जी, तो आइए अब आज की चर्चा को। मेरे पास जी आप एक कुछ कह आंकड़ा रहे हैं? अगर मुझे अनुमति दे तो जी एक आंकड़ा है कि 1980 में कांग्रेस की सीटें लोकसभा में आई थी 353, और इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद जब चुनाव हुआ 84 में, तब सीटें आई थी 414, 414, यानी 61 सीटें ऐड हुई थी। 2004 में जब चुनाव हुआ था लोकसभा का, तब कांग्रेस को सीटें मिली थी 145, और 2008 में जब डिलिमिटेशन हुआ उसके बाद जब इलेक्शन हुआ तो सीटें मिली 206, यानी फिर सीटें बढ़ गई 61। तो 84 में भी 61 बढ़ी और 2009 में भी 61 बढ़ी। तो क्या मनमोहन सिंह क्या इंदिरा गांधी से बड़े नेता हैं क्या? तो ये जो खेल मैनिपुलेशन का जो कांग्रेस ने 2008 में डिलिमिटेशन में किया था,
कांग्रेस ने 16 अप्रैल 26 में यही लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी लोकसभा का भूगोल बदल देना चाहती है। तो जो मैनिपुलेशन उन्होंने किया था 2008 में, वो सब अब दुरुस्त हो जाएगा। 18 सीट में 32 लाख वोटर थे महाराष्ट्र में, उसको 4 हिस्सों में बांट दिया। यूपी की इलाहाबाद सीट जो है, कहने को इलाहाबाद सिटी है, लेकिन वो सीट का 2/3 हिस्सा रूरल हो गया। और हम लोग यहाँ बैठ के समझते हैं कि इलाहाबाद जो है वो शहरी सीट है लोकसभा की, वो 2/3 से ज्यादा इलाहाबाद का रूरल जो हो गई है। मेजर हिस्सा है वो फूलपुर में चला गया। जी, वो जो है 2/3 से ज्यादा वो हो गया है, वो ग्रामीण हो गया है। आपके करीब के जिले की सीट है मिश्रिख, वो 4 जिलों में है। वो सीतापुर में भी है, उन्नाव में भी है, कानपुर देहात में भी है और थोड़ी-सी लखीमपुर में भी है। एक सीट 4 जिलों में है साहब। तो ये जो मैनिपुलेशन हुआ है ये आपके 2008 के डिलिमिटेशन में, अब वो सब साफ होगा, इससे कांग्रेस डरी हुई है। बस और कोई समस्या उनको डिलिमिटेशन से नहीं है। और उनकी चिंता ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए डिलिमिटेशन को सेंसस से डीलिंक किया जा रहा है। तो वो 2011 की सेंसस के आधार पे भी हो सकता है। ये समस्या है 2000 उनको। 2009 में तो इनकी सीटें बढ़ने की और भी वजह थी। आडवाणी जी को एक्सेप्ट नहीं किया मतदाता। हाँ। आडवाणी जी को नेता तो फिर दूसरा और भी हो गया था ना, एक तो आपके यूपी में सीटें कम आ गई थी, महाराष्ट्र में वो एमएनएस अचानक आ गई थी, तो एमएनएस ने बहुत नुकसान किया था। बॉम्बे यूपी की में सीटें एक जो थी वो घटनाक्रम हुआ था ना, वो कल्याण सिंह और मुलायम सिंह का गठबंधन, कल्याण सिंह वाला, हाँ। हाँ। तो उससे मुसलमान नाराज हो गए थे और वो उससे कांग्रेस सीटें की बढ़ गई तरफ, थी कांग्रेस की। कांग्रेस की यूपी में 21 सीटें सीटें आ बढ़ के गई, हो गई थी, 21 हो गई थी। 21 और बाद में 21 आ गई थी। फिरोजाबाद भी उन्होंने जीत ली थी, 22 हो गई थी, जहां से अखिलेश यादव की पत्नी चुनाव हार गई थी। तो कई घटनाएं हो गई थी, उनकी वजह से वो सीटें बढ़ी थी। तो डिलिमिटेशन से ही डर है कांग्रेस को। मूल समस्या ये है। समस्या जो है महिला आरक्षण नहीं है, समस्या ये नहीं है कि सीटें किस राज्य में कितनी बढ़ेंगी। वो तो केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर ही दिया है कि हर राज्य में सीटें बढ़ेंगी 50% जो एग्जिस्टिंग संख्या की। तो जिस अनुपात में बढ़ेंगी यूपी में, उसी अनुपात में बढ़ेंगी तमिलनाडु में। तो इस कारण जो है डीएमके इज ऑन बोर्ड नाउ। तो केवल कांग्रेस का ही विरोध रह जाएगा बस। जी जी जी। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम दे देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और ओंकार जी को और वीरेंद्र जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।